नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। आज के इस खास चर्चा में हम बात करेंगे एसआईआर की, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। और सवाल यह है कि क्या वाकई में सरकार एसआईआर के बहाने एनआरसी करा रही है। दरअसल लोकसभा में चुनाव सुधार और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर बीते दिन चर्चा हुई और इस दौरान अखिलेश यादव ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार एसआईआर के नाम पर एनआरसी करवा रही है। उनका इशारा प्रदेश में विदेशी नागरिकों के लिए खोले गए डिटेंशन सेंटर की ओर था। अखिलेश यादव ने कहा कि सुनने में आ रहा है कि यूपी में आधार कार्ड को नहीं माना जा रहा है। आधार जैसा कार्ड जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, उसमें आपका फिंगर है, आपकी आई है, आपकी पूरी डिटेल्स है, उसके बाद भी आधार कार्ड को नहीं माना जा रहा है। और इसका मतलब यह है कि ये एसआईआर नहीं, इसमें अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश में यह सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। एसआईआर में जिसका नाम नहीं है उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत क्यों है, ये सवाल अखिलेश यादव ने उठाए। उन्होंने कहा कि एनआरसी का जो काम ये खुलकर नहीं कर सकते थे वो ये एसआईआर के नाम पर कर रहे हैं। जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है और अभी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने कहा कि वो एक वोटर लिस्ट भी करा देंगे, ये बात मैं कह दूं अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ये कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन एक वोटर लिस्ट भी एक होगी। हमें उम्मीद है कि वोटर लिस्ट एक होगी और वोटर कार्ड ऐसा बने। अभी तक तो हम आधार कार्ड के लिए मांग करते थे। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तो कई समस्याओं का समाधान कर चुके हैं। सेल्फ एफिडेविट, सेल्फ अटेस्टेड अगर आप दे देंगे डेट ऑफ बर्थ तो हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अब सुनने में आ रहा है यूपी में आधार ही को स्वीकार मान ही नहीं रहे हैं उसको। आधार जैसा कार्ड जो जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। वही एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुलकर नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। घुसपैठी नहीं है। अगर घुसपैठी है तो उन्हें सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर घुसपैठी 11 साल के बाद ढूंढ रहे हो आप, तभी मैंने कहा ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल लें, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। पीडीए वाले भी याद रखें, जब वोट नहीं बनेगा तो आपका राशन कार्ड गया, फिर आरक्षण छीन लेंगे। कल ही आपने देखा होगा लोकसभा में जब वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट पे कितना बीजेपी उछल रही थी। वाइस चांसलर कौन अपॉइंट हो रहे हैं और वो किसको अपॉइंट कर रहे हैं? तो आरक्षण छीना जा रहा है आपका, महंगाई बढ़ाई जा रही है, रुपया कहाँ पहुंच रहा है बताइए आप। $1 में कितना रुपया लग रहा है? अर्थव्यवस्था क्या है आपका? कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही, और जो मुनाफा कमा रही थी इंडस्ट्री वो भी सब फेल कर दी इंडस्ट्री। में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की सूची बनाने को कहा गया है। यह डिटेंशन सेंटर इन्हीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के लिए बनाया जाएगा। इसमें फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिकों को प्रत्यर्पण से पहले तक रखा जाएगा। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए फुल प्रूफ प्लान जो है वो तैयार कर लिया है, जो पूरे देश के लिए मॉडल के रूप में उभर कर सामने आएगा। योगी सरकार घुसपैठियों की पहचान के लिए हाईटेक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रही है, जिससे घुसपैठियों की प्रदेश में छुपकर रहने की कोशिशों को पूरी तरह से नाकाम किया जा सके। और इतना ही नहीं, इन घुसपैठियों को जिन डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। योगी सरकार डिटेंशन सेंटर की सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रही है जो अभेद होगा। सूत्रों की माने तो योगी सरकार ने डिटेंशन सेंटर में रखे गए घुसपैठियों की विस्तृत बायोमेट्रिक प्रोफाइल तैयार करने का निर्णय लिया है। साथ ही इन सभी नामों को नेगेटिव लिस्ट में दर्ज किया जाएगा। इन लिस्ट को देश भर में शेयर भी किया जाएगा ताकि दोबारा घुसपैठी प्रदेश ही नहीं देश की सीमा में भी ना घुस सके। योगी सरकार के इस कदम से ये लोग आगे कभी भी आधार कार्ड जैसी किसी सरकारी पहचान प्रणाली में पंजीकरण नहीं करा पाएंगे। और इतना ही नहीं, लिस्ट को देश के अन्य राज्यों से भी शेयर किया जाएगा ताकि दोबारा कोई भी घुसपैठिया देश और प्रदेश की सीमा में प्रवेश न कर सके।
की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। तयार पण असं मोठं फोटो बाप दादा यहीं पर मर गए। अपना देखिए हवा को मारा डंडा साज कर रहे लोग हो आप तयार पण असं मोठं फोटो बाप दादा यहीं पर मर गए। अपना देखिए हवा को मारा डंडा साज कर रहे लोग हो आप। तो देखिए, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध घुसपैठियों पर शिकंजा कस रहे हैं, एक्शन लिया जा रहा है और यही वजह है कि प्रशासन को भी निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं कैसे जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड पर है और जहां जहां पर भी ये खबर मिल रही है कि यहाँ पर अवैध घुसपैठिए होने की आशंका है, तो देखिए वहां पर पहुंच रहे उनका जितना भी डिटेल्स है, जो उनके डॉक्यूमेंट्स है, उनको भी देखा जा रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद तमाम तरह के सवाल इस वक्त खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव ये सवाल उठा रहे हैं, उनका ये कहना है कि एसआईआर है या फिर एनआरसी है। उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एसआईआर तो बहाना है, लेकिन असली मकसद जो है वो कुछ और, यानी कि एनआरसी करवाना चाह रही है। और देखिए, इन सबके बीच ये भी कहा जा रहा है कि अगर घुसपैठियों पर एक्शन लिया जा रहा है तो चलिए वो भी ठीक है, मान लेते हैं घुसपैठियों पर याद आ ही गई, लेकिन आखिर इतनी देर में याद क्यों आई सरकार को? अभी तक कहां थी सरकार? तो ऐसा तमाम सवाल है जो विपक्षी दल लगातार उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और बात की जाए एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर, तो देखिए एसआईआर को लेकर भी लगातार विपक्षी दल जो है वो तमाम तरह के सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा चुका है और साफ तौर पर सभी को ये निर्देश जारी कर दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और लगातार एक पत्र की बात करें तो वो पत्र भी लिख रहे हैं, तमाम बैठकें भी कर रहे हैं और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि किसी को भी जो भी अवैध घुसपैठिए आ रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और डिटेंशन सेंटर भी उनके लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा है, अखिलेश यादव जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि एसआईआर के पीछे वो कहीं ना कहीं एनआरसी कराने की कोशिश है सरकार की, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रत्नेश मिश्रा जी जुड़े हुए। रत्नेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रवि प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मोहम्मद साजिद जी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद साजिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ विनय तिवारी जी जुड़े हुए इस खास चर्चा में। विनय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विनय तिवारी जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। विनय जी, देखा जा रहा है कि एसआईआर को लेकर लगातार विपक्षी दल तमाम तरह के सवाल उठा रहा है। चाहे देखा गया जब बिहार में चुनाव था, उससे पहले वहां पर जब एसआईआर की प्रक्रिया चालू थी, वहां से ही ये देखा गया कैसे पहले राहुल गांधी और उसके बाद समाजवादी पार्टी भी तमाम तरह के सवाल उठाती हुई नजर आई। अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए, जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव ने ये जो बयान दिया है, उनका ये कहना है कि एसआईआर नहीं, ये बहाना है, लेकिन जो असली मकसद है सरकार का वो कुछ और ही है, एनआरसी करवा रही है सरकार। नमस्कार प्रिया जी। जी देखिए, सरकार की पॉलिसियों का विरोध करना तो विपक्ष का एक नैतिक अधिकार है, उसको करना चाहिए। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं विपक्ष कंफ्यूज नजर आ रहा है, क्योंकि ये सरकार के तरफ से नहीं हो रहा है। ये निर्वाचन आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है और जिसको ये संविधान में इजाजत मिली हुई है कि वो समय पर एसआईआर करा सकती है, तो ये एसआईआर जो हो रही है वो निर्वाचन आयोग करा रहा है, उसके दिशा निर्देश पे हो रही है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं विपक्ष सेल्फ गोल लगातार करता चला आ रहा है, कंफ्यूज्ड है, बटा हुआ है। जगह जगह पे समय बीतते ही कहीं ना कहीं वो अपना जो है गोल पोस्ट चेंज कर देता है, स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। ये एसआईआर शुरू तो बिहार से हुआ जी, वहाँ पे ये बताया गया कि बहुत कम समय में चुनाव से ठीक पहले ऐसी क्या जरूरत थी जो है वो कराने का। निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनाव वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ियाँ थी,
तो उन्होंने कहा, तर्क दिया कि क्या फिर इससे पहले जो सरकार अभी लोकसभा चुनाव हुआ तो क्या उसमें गलत वोट से जो है सांसद जीते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो उनको इस्तीफा बला बला जी, वो जी। सारी चीजें उन्होंने वो बताई, वहां पे जिस चीज का विरोध किया और उसको लेके वो सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने वो चीजें देखी, विपक्ष की सारी दलीलों को सुना, निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया, उन्होंने भी चीजें अपनी रखी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये उनका राइट है और निर्वाचन आयोग एसआईआर करा सकता है, इस पे रोक नहीं लगे। 2-3 और मुद्दे थे, उसमें आधार को लेके था, उसने अपना उसमें क्लॉज जोड़ दिया कि आप आधार को भी एक्सेप्ट करेंगे उन 12 डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद सेकेंड फेज में निर्वाचन आयोग ने 12 राज्य केंद्र शासित मिला के वहाँ पे जो है एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कराई। अब यहाँ पे तो अभी कोई निकट भविष्य में ऐसा कोई इलेक्शन तो था नहीं, तो अब यहाँ पे अब एसआईआर को ये चीज कह के तो विपक्ष विरोध नहीं कर सकता था कि इलेक्शन से ठीक पहले किया जा रहा है। हम तो ये समझ रहे थे कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में विरोध ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बॉर्डर स्टेट है वो, वहाँ पे अगर घुसपैठ को लेके भी कहा जा सकता है तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं, ना कि उत्तर प्रदेश में, और चुनाव भी वहाँ पे होने वाले हैं, तो वहाँ पे पक्ष और विपक्ष कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, तो वहाँ पे विरोध की आशंका ज़्यादा थी। इतर उसके उत्तर प्रदेश में हमें विरोध ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। निर्वाचन आयोग का ये काम है, वो करा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में हो रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है। अभी कल भी उस पर कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, टिप्पणी की है, सॉरी जजमेंट क्या टिप्पणी की है जी, बीएलओ की सुरक्षा को लेकर और स्टेट गवर्नमेंट को कुछ जो है नोटिस जारी किए हैं, कुछ बताए, दिशा निर्देश दिए हैं। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अगर कोई दूसरी संवैधानिक बॉडी जो है वो अपना काम कर रही है, जो संविधान में उसको मिला हुआ है, तो उस पर हमें लगता है पक्ष और विपक्ष किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर हाँ कुछ गलत काम हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट है, बात बात पे पक्ष हो या विपक्ष, हर चीज पे सुप्रीम कोर्ट, अफजल गुरु और इन सब चीजों के लिए तो रात में सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंच जाते थे। तो यहाँ पे अगर नागरिकों के खिलाफ कुछ गलत हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं लोग, अगर कुछ गलत हो रहा वहाँ पे चीजें रखी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमारे सामने वो तथ्य लाइए, हम उस पर एक्शन लेंगे। जी ठीक है विनय जी। मोहम्मद साजिद जी, आखिर ये इतनी तकलीफ किस बात की है? क्या एसआईआर से तकलीफ है? ये जो डिटेंशन सेंटर सरकार बनाने की बात कर रही है उससे तकलीफ है? अवैध घुसपैठियों से तकलीफ है? ये तकलीफ आखिर किससे, जो आप ये कह रहे हैं कि एसआईआर बहाना है, असली मकसद कुछ और ही है, एनआरसी करा रही है सरकार? मोहम्मद साजिद जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज मिल रही है आपकी, बोलिए। सरकार कंफ्यूज है। अगर एसआईआर करानी थी तो पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई? एक बंगाल के चुनाव को लेकर ऐसी जल्दबाजी की गई उस पर कि 4 नवंबर से अचानक प्रक्रिया शुरू कर दी गई, और जो एसआईआर फॉर्म थे वो बीएलओ तक नहीं पहुंचे, वो छपकर आए 12-13 नवंबर को और बीएलओ तक पहुंचे हैं 14 नवंबर को, और उन पर इतना प्रेशर था जिसकी वजह से बेचारे 9 बीएलओ की मौत हो गई। और उसके बाद आप डेट बढ़ा रहे हैं उसकी, आपने पहले डेट क्यों नहीं बढ़ाई? पहले आपने उसको 1.5 महीना या 40 दिन का समय क्यों नहीं दिया? और जब तैयारी थी तो फिर आपको पहले से कम फॉर्म छपवाने चाहिए कि हमको 4 नवंबर से है तो 2 बीएलओ को प्रशिक्षण देते, उसके बाद 2 नवंबर तक 3 नवंबर तक उनके पास फॉर्म बांट जाते, और जब पहुंच जाते तो 4 नवंबर से वो अपनी प्रक्रिया शुरू कर देते, बांटना शुरू कर देते। लेकिन सरकार और आयोग दोनों की अधूरी तैयारियों के बीच में इतना प्रेशराइज कर दिया गया कि उनके पूरे परिवारों में फॉर्म वितरण कराए, परिवार के लोगों ने उनको फॉर्म भरवाए हैं, उनको फीडिंग कराई है, और उसी प्रेशर में 9 लोगों की मौत हो गई। जो लोग 9 मरे हैं उनके परिवार को कौन जिम्मेदार है? उनके परिवार का उनकी जवाबदेही किस पर है? उनके मासूम बच्चे, उनके मदर फादर, उनके परिवार के अन्य लोग, क्या भाजपा या भाजपा के लोग उनके साथ खड़े होंगे? और जिसको लेकर बार बार सीएम साहब कह रहे हैं यूपी में कि साहब हम जो है वो कैंप बनवा रहे हैं, घुसपैठियों को बख्शेंगे नहीं, तो 9 साल से आप क्यों सो रहे थे? जब विधानसभा चुनाव बिहार खत्म हुआ, बंगाल शुरू हुआ, तो आपको घुसपैठिए याद आने लगे। अरे केंद्र में 11 साल से सरकार है और आप 11 साल से घुसपैठिए नहीं तलाश कर पाए। जब बंगाल का चुनाव आया तो आपको घुसपैठिए और बांग्लादेशी याद आने लगे। अरे तमाम जगह बंगाली कॉलोनियां हैं,
जहाँ पर और भी लोग रहते हैं, आपने वहाँ क्यों आज तक नहीं हुआ? पीलीभीत जैसे शहर, पीलीभीत जिला पड़ता है यूपी का, वहाँ पर तमाम लोगों पे, दहेड़ी एक पड़ता है बरेली जिले में, वहाँ पर लखनऊ में, ऐसी जगहों पर तमाम है जिनके आई कार्ड भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके आधार पर तमाम बनवा रहे थे। ये आरोप है बाकायदा, उनकी नागरिकता के लिए वो किया जा रहा था। लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, वो चाहे बांग्लादेशी हो या अफगानी हो, उसे कोई उनको ऐतराज नहीं है। जी मोहम्मद साजिद जी, ठीक है मोहम्मद साजिद जी, देखिए आपने ये बता दिया कि बीएलओज पर किस तरीके से प्रेशर है, आपने ये बता दिया कि कैसे समय सीमा को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, आपने तमाम चीजें बता दी। लेकिन ये जो बयान अखिलेश यादव ने दिया कि एनआरसी है या एसआईआर है, एसआईआर के बहाने एनआरसी कराना चाहती, ये एनआरसी कैसे लग रहा है कि एनआरसी है? आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। जब बार बार सीएम साहब कह रहे हैं कि कैंप बनेंगे, हम घुसपैठियों को वो करके और उनको कैंप, डिटेंशन कैंप बनाइए, तो आप तो एक तरफ ये भी कह रहे हैं ना कि अवैध घुसपैठियों को भगाना चाहिए, वो बहुत जरूरी है और ये कोई नई समस्या थोड़ी है, तो बहुत पुरानी समस्या है। फिर अब जब डिटेंशन सेंटर बना रही है तो अब इससे तकलीफ क्या है आपको? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शायद मालूम नहीं है, इसके लिए 2009 में भी 2004 में भी बाकायदा समय समय पे तमाम खुफिया एजेंसी ऐसे लोगों को तलाशी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई। एक मिनट मोहम्मद साजिद जी, यहाँ पर एक सेकंड रुकिए जरा, आप यहाँ पर थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगी आपको। 2008 में मायावती की जब सरकार थी तब उन्होंने ये अभियान चलाया था, अवैध घुसपैठियों पर शिकंजा कसने का एक्शन देखा जा रहा था, ऑपरेशन चलाया गया था। लेकिन 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार आई, इस ऑपरेशन को क्यों ठप कर दिया गया, क्यों रोक दिया गया? फिर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अब देखा जा रहा है किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जब आई है तभी ये अवैध घुसपैठिया है, तो बहुत पहले से है ना। देखिए, जो एजेंसियां हैं वो अपना काम करती हैं, चाहे सरकार कोई सी हो, लेकिन नेता जिस तरीके से उल्टे सीधे बयानबाजी दे रहे हैं, इस पर चुनाव आयोग को, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो चुनाव आयोग को कार्रवाई करना चाहिए। ये किसने कहा कि सपा सरकार में नहीं हुआ? सपा सरकार में भी तमाम लोगों का चिन्हीकरण हुआ और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। आपके पास डेटा है? आपके पास डेटा है? अरे मेरे पास डेटा है। कितने घुसपैठियों को पकड़ा गया बरेली कैंट से? उस ऑपरेशन में कितने घुसपैठियों को पकड़ा गया मोहम्मद साजिद जी? जिनका नाम बरेली कैंट से पकड़े गए, जिनका नाम रमेश था, वो भी पकड़े गए 2014 में। इस तरीके के तमाम लोग पकड़े गए। और जो सरकार बात कर रही है, सबसे पहले तो जिसकी वजह से बांग्लादेश से हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, वहाँ की प्रधानमंत्री को आप बुला रहे हैं और पूरी मेहमान नवाजी में लगाए। सर मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे पर आइए। और आप ठीक है, अगर आपके पास रिसर्च नहीं है तो आप इसको रिसर्च कर लीजिए, आपको गूगल पर भी ये मिल जाएगा बहुत आराम से। 2008 में जब मायावती की सरकार थी तब एक्शन लिया गया था। जब 12 में अखिलेश यादव आए उसके बाद ये जो अभियान था उस पर क्यों रोक लगा दी गई? मेरा सवाल ये है आपसे। कहीं रोक नहीं लगी थी, लगातार लोग पकड़े गए थे। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 2014 अरे आपके बताने से सर रिपोर्ट्स गलत है क्या? आपके बताने से कैसे मालूम है? सपा की सरकार थी, एक बांग्लादेशी पकड़े गए थे रमेश नाम के बरेली कैंट क्षेत्र से, और उनको बाकायदा उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। और ये एक सर गलत जानकारी प्लीज मत दीजिए, ठीक है? लेकिन आप ठीक है, गलत जानकारी मत दीजिए मोहम्मद साजिद जी। प्रिया जी, आती हूँ रत्नेश जी, गलत जानकारी है आपके पास। अरे सर आप गूगल करिए ना, आप गूगल कर लीजिए ना, आप तो वहां पर बैठे हुए, आपके पास फोन भी होगा, गूगल कर लीजिए तुरंत। आपके पास आप कहें तो मैं साक्ष्य दे दूं, आप मेरे पास साक्ष्य रखे हैं, मैं फाइल में नहीं, ठीक है, आप डेटा को झुठला दे रहे हैं आप साफ तौर पर। बताइए, आप बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को सरकारी मेहमान बनाए हुए हैं। अरे सर ठीक है मोहम्मद साजिद जी, मुद्दे से प्लीज मत भटकिए, रिश्ते खराब हो, मुद्दे से मत भटकिए। मेहमान नवाजी पर बात नहीं करने के लिए हम बैठे हुए हैं। आप बात कर रहे हैं, आप 11 साल से जवाब दूं? ठीक है, सरकार से 11 ठीक है मोहम्मद साजिद जी, आऊंगी आपके पास। ठीक है, ठीक है सर, आप गूगल कर लीजिए तब तक। ठीक है रत्नेश मिश्रा जी बोलिए। मुझे गूगल की जरूरत नहीं है। तो सर आप प्लीज गलत डेटा मत दीजिए यहाँ पर बैठकर। आप क्यों गलत डेटा दे रहे हैं? जब आप सर्च कीजिए ना, 2008 में मायावती की सरकार ने इस अभियान को चलाया था धरपकड़ का अवैध घुसपैठियों पर। अखिलेश यादव ने क्यों रोक लगा दी इस अभियान पर? आप पढ़िए उसके बारे में, आप तब बात कीजिए मुझसे, ठीक है? रत्नेश मिश्रा जी बोलिए। लगातार सरकार में ठीक है सर, गलत जानकारी मत मानिए आप। यही दिक्कत है, पार्टी के प्रवक्ताओं वाली जानकारी मत दीजिए आपकी प्रिया जी। सर आप तभी तो मैं कह रही हूँ आपसे, आप गूगल कीजिए ना, वहाँ पर बैठे हुए हैं आप। अरे आप गूगल करिए, आपको डेटा मिल जाएगा। अरे खुद हम थोड़ी किसी पार्टी के यहाँ पर बैठे हुए हैं। दिखा देना, बैठ के साक्ष्य लेके बैठे, दिखा नहीं रहा है। अभी कह रहे थे साक्ष्य उनके पास के, ये दिखाएं। लहराई बड़े कैमरे के सामने दिखेगा
मतलब कुछ भी अब्बा डब्बा झब्बा। आपको दिखा देंगे, सब अरे दिखा हमको देंगे। क्या दिखाओगे भाई, तुम खुद अपना अरे कागज 11 दिखाओ साल से पहले। क्या कर रहे थे? ठीक है, हम कागज ही तो, हम यही तो कह रहे हैं, साक्ष्य दे दो भैया। आप जवाब सुन लो भाई। ये जो स्टेटमेंट है ना मोहम्मद साजिद जी, एनआरसी हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति, फिर वहां पर लोगों को तमाम लोग ये जो है ऐसे वो लगातार गलत फहमी में बोलते डालने रहेंगे की प्रिया कोशिश जी। की जा रही है। ठीक है, ठीक है मोहम्मद साजिद जी, ठीक है, आऊंगी आपके पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है मोहम्मद साजिद जी, ठीक है, ठीक है, आप डेटा निकालिए, फिर आऊंगी, आप बताइएगा मुझे कितने अवैध घुसपैठियों को पकड़ा है समाजवादी पार्टी की सरकार में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मोहम्मद साजिद जी, ठीक है, बोलिए रत्नेश जी। देखिए हमारे अखिलेश भैया जो हैं, असल में अखिलेश भैया के साथ दिक्कत प्रिया जी है कि उनके बाप दादा चाचा मामा मौसा बुआ फुप्पा जीजा साला सब तो रहे हैं सत्ता में रहने का आदी। 10 साल से सत्ता मिल नहीं रही है, और जब किसी को शहर को ऐसो आराम सरकार के दाम पे मुजरा करवाते थे, हम नहीं करवा पा रहे हैं तो दिक्कत तो होगी। सत्ता से दूर है तो कुलबुलाहट तिलमिलाहट बौखलाहट तो होगी। तो ये बयान बस केवल उस बौखलाहट पे है। अभी हमारे जो साथी ने कहा समाजवादी पार्टी के कि बीएलओ की मौत हुई तो उस पर सरकार ने क्या किया। अरे भैया, कोई भी सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति यदि कार्य पर रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के किसी एक व्यक्ति को मृत आश्रित के आधार पर नौकरी दी जाती है। बहुत पहले का प्रावधान है, आपको भी पढ़ना चाहिए था। दूसरा, अगर उसकी पत्नी है या उसका बेटा है या उसके पिता, भाई मैं बीच में नहीं बोला था प्रिया जी, ये क्या है? मत करिए बीच में, आप सुनिए पहले, तब आप काउंटर लेकर बैठिएगा। अरे मोहम्मद साजिद जी आप सुनिए, आप इसीलिए मैं कहता हूँ उन लोग को पहले मत बुलवाया करिए। मोहम्मद साजिद जी आप बात सुन लीजिए, उसके पास आऊंगे, आप काउंटर दीजिएगा ना, आप सवाल रखिएगा ना। ठीक है मोहम्मद साजिद जी, देखिए उनको जवाब दे लेने दीजिए, फिर आप काउंटर रखिएगा ना। ठीक है, बोलिए आप रत्नेश जी, अपनी बात पूरी करिए। इनको तो बस अब्बा डब्बा जब्बा करना है। मैं तथ्यात्मक बातें कह रहा हूं तो बीच में कूद के पूरी बात को डिरेल कर देंगे। बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। मैडम चुप कराइए, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। मैं बात कोई सुनिए यहाँ तो पर पहले। वो भाव करने नहीं आता। मेरे पास डेटा है, मैं तर्क के साथ बातें कह रहा हूँ। आपने उनसे 50 बार पूछा कि एक डेटा दे दो, कुछ नहीं, अब्बा डब्बा झब्बा किया जा रहा है, बीच में कूदे जा रहे हैं। ये शाखा मृग जैसा व्यवहार क्या है भाई? अरे भाई तुम्हारी वोट चोरी यही हो जा रही है, ठीक है मोहम्मद तुम्हारी साजिद जी, वोट चोरी यही हो जा रही है। और अभी यही एनआरसी कर दूंगा तुम्हारा, तो अभी अब्बा डब्बा जब्बा करोगे। मैं अपने 7 पुस्तों का नाम बता रहा हूं। मेरा नाम रत्नेश मिश्रा, मेरे पिताजी का नाम ब्रजेश मिश्रा, उनके पिताजी का नाम श्री नारायण मिश्रा, उनके पिताजी का नाम गंगाधर मिश्रा, उनके पिताजी का नाम देवसर मिश्रा, उनके पिताजी का नाम, अरे सुनो तो, उनके पिताजी का नाम छंगा मिश्रा। बताओ अपनी 5 पुस्तों का नाम, बताओ अपनी 5 पुस्तों का नाम। ये अब्बा डब्बा चुप कराइए भाई। डोंट बी अ पर्सनल, प्लीज आप मुद्दे पर आकर आप अपनी बात मैडम, रखिए। क्या बात मोहम्मद करेंगे? साजिद जी ठीक है, आऊंगी आपके पास, आप बात सुनिएगा, इस तरीके की कैसे आप चर्चा कर पाएंगे? नहीं मोहम्मद साजिद जी, जब आपसे सवाल पूछ रहे थे आपके पास तब जवाब नहीं था। पूरी डिबेट में मैं सपा को बोलने नहीं दूंगा, पूरी ठीक है, डिबेट में नहीं मोहम्मद बोलने साजिद जी। दूंगा, पूरी डिबेट में नहीं बोल दूंगा। मैंने बहुत ठीक है। शांति से सुना, गलत आदमी से पंगा ले रहे हो मोहम्मद साजिद। पूरी डिबेट में नहीं बोलने दूंगा, ये जान लेना। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं, गुंडागर्दी करोगे, सात्विक गुंडागर्दी नहीं करने बोलिए, दूंगा। रत्नेश जी, आप अपनी बात योगी जी का शिष्य हो, 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, ठीक है, रत्नेश जी, 2 मिनट आपकी नहीं बात लगेगा, रत्नेश योगी जी। जी की तरह ठीक कर दूंगा। रत्नेश जी। शाब्दिक आतंकवाद नहीं चलेगा यहाँ पे, ये शाब्दिक आतंकवाद नहीं चलने दूंगा। इनको चुप कराइए भाई प्लीज। पढ़े लिखे भाषा का प्रयोग करिए, सही। अरे तुम पढ़ा लिखा तुम कितना, तुम खुद बता दे रहे हो, खुद बोल ले रहे हो, दूसरे बीच में शाखा मृग की तरह कूद जा रहे हो। तुम कितने शिक्षित हो यही पता चल जा रहा है। ठीक, चलिए आप अरे भाई मोहम्मद साजिद जी प्लीज आप बीच में मत इंटरप्ट करिए, बोलिए आप। चलिए, मैंने जो बात कही कि अखिलेश यादव जी के चाचा दादा मामा मौसा बुआ फूफा जीजा साला जो रिश्तेदार हैं, चाहे वो आरजेडी वाला परिवार हो चाहे वो सपा वाला परिवार हो, सब रहे सत्तम रहने का दी। अब सत्ता गई चली, आरजेडी वाली भी चली गई और सपा वाली भी चली गई, तो बौखलाहट है, तिलमिलाहट है, बिलबिलाहट है, ऐसे बयान वो देते रहेंगे। अभी हमारे जो समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा बीएलओ की मौत पर, तो बहुत पहले से प्रावधान है कि अगर किसी का पति है, सरकारी सेवा में है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को मृतक आश्रित पर नौकरी दे दी जाती है। अगर पत्नी है और उसकी देहांत हो जाती है तो उनका बेटा जो है वो 18 वर्ष कंप्लीट होने के बाद मिनिमम 5 साल के भीतर अगर वो 18 वर्ष का हो जाता है तो उसकी जगह पर उसको मृतक आश्रित में नौकरी दे दी जाती है। अगर बेटा है तो माँ को, पिता को, या जो भी उनके उनके अन्य जो क्या कह रहे हैं लीगल वारिस हैं उनको पेंशन दी जाती है। सरकार का प्रावधान है। तो बीएलओज की मौत पे तो इनको कुछ भी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि सरकार कंफ्यूज्ड है, सरकार नहीं कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज्ड है समाजवादी पार्टी। इनको पता नहीं कब किसने कह दिया कि भैया उत्तर प्रदेश में एनआरसी हो रहा है।
एसआईआर करा रहा है इलेक्शन कमीशन, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। आर्टिकल 324 के तहत, अब सुन लीजिएगा साजिद जी, विद अनुच्छेद कोड कर रहा हूं, अब्बा डब्बा जब्बा वाली बात नहीं, अनुच्छेद 324 के तहत संविधान में इलेक्शन कमीशन को रखा गया है और 326 के तहत उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वो एसआईआर कर सकता है, समय समय पर वो करेगा भी। तीसरा बिंदु, इन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठियों पे कार्रवाई कर रही। अरे भाई, सरकार का उत्तरदायित्व है घुसपैठियों पे कार्रवाई करना। सरकार अपना काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन अपना कार्य कर रहा है। अगर हम घुसपैठियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो इसमें इलेक्शन कमीशन के एसआईआर को और आइडेंटिफिकेशन ऑफ घुसपैठियों को भैया क्लब करने की क्या जरूरत है? जनता समझती है कोई सी बेसिर पैर नहीं है। और अगर अखिलेश यादव जी को यह लग रहा है कि एनआरसी असंवैधानिक है, एनआरसी नहीं होना चाहिए, तो अखिलेश यादव जी, मैं आपको चुनौती देता हूं, आपको अभी औपचारिक तौर पर कांग्रेस से गठबंधन तोड़ देना चाहिए, क्योंकि एनआरसी शब्द की जनक कांग्रेस, सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, एनआरसी शब्द की जनक कांग्रेस पार्टी है। 1985 में जब अखिल भारतीय असम छात्र संघ और असम गण परिषद ने असम में आए हुए क्या कहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर आंदोलन किया, तो राजीव गांधी ने समझौता किया असम गण परिषद के साथ और कहा कि 1971 के बाद आए हुए सभी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। और इसके लिए लेकिन इतना समय छोटा क्यों? सा जवाब पॉइंट, दे दीजिए। मैडम मैंने 24 मिनट सुना था, 2 मिनट 40 सेकंड तो बोल लूं। और छोटा सा पॉइंट, उसके बाद राजीव गांधी ने कहा कि हम नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप बनाएंगे। इन्हीं की पार्टी के साथ गठबंधन में है वो, इन्हीं को नहीं पता है कि जिसके साथ गठबंधन में है वही व्यक्ति एनआरसी का जनक है। और उसी को लेकर 2013 में असम गण परिषद ने पुनः से सुप्रीम कोर्ट में शरण ली और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्दित दिया भैया एनआरसी करवाई जानी चाहिए, अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाला जाना चाहिए। हम पूर्ववर्ती सरकार के एक समझौते को लागू कर रहे हैं। अगर एनआरसी करा रहे हैं तो हम सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन और उसके क्या कहते हैं वर्डिक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं। कब से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का क्या कहते हैं क्रियान्वयन कराना अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, गलत हो गया। ये लोग संविधान पढ़ते हैं नहीं, बस उठाए कुछ भी बोलना था बोल दिया। अरे भाई, इतने अंधे मत हो जाइए कि सच को भी गलत बोलना शुरू कर दीजिए। और इन्होंने जो कहा एनआरसी, एक चीज और, एक पॉइंट है, मैं फिर चुप ही रहूंगा, एक पॉइंट और है। एसआईआर का जो फॉर्म भरा जा रहा है प्रिया जी, मैं खुद अपना फॉर्म भरने गया, मैंने जब उसमें बीएलओ वाले ऐप में जब मेरा क्यूआर कोड स्कैन हुआ तो उसपे 4 नाम आए रत्नेश के नाम से, ठीक, अलग अलग जिलों के थे। उसमें मुझे जब आइडेंटिफाई करना हुआ तो मैंने अपने पिताजी का नाम डाला, ठीक, उसमें तो मेरे पिताजी के परिवार में जो रत्नेश मिश्रा निकल के आए वो रत्नेश मिश्रा ओरिजिनल थे। बाकी 3 डिलीट हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो गलत तरीके से हैं। और अगर मेरे पिताजी का नाम नहीं है तो मैं अपने दादाजी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में ढूंढूंगा। अगर उनका भी नाम नहीं है तो मैं अपने दादाजी के पिताजी का नाम वोटर लिस्ट में ढूंढूंगा। और अगर उनका भी नाम नहीं है तो फिर मैं भारत में अवैध घुसपैठिया हूं, ये सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि अगर पिता का हो सकता है, पिता का नाम ना हो, लेकिन दादा का भी ना हो, परदादा का भी ना हो, इससे तो शंका पैदा होगी भाई। रवि प्रताप जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि लगातार एसआईआर को लेकर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, काफी जोर शोर के साथ इस मुद्दे को उठाया गया है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, एसआईआर, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि संविधान की धारा 324 में उनको ये करने का अधिकार प्राप्त है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 324 से लेकर के और 326 तक में अलग अलग चीज़ों में वर्णित है, लेकिन एसआईआर करने का उनको पूर्ण रूप से देश में एसआईआर करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। उनको लिमिटेड डोमेन में एसआईआर भी करा सकते हैं विथ रेफरेंस टू प्री इन्फॉर्मेशन। अब मैं ये 23 जून 2025 को जब इन्होंने अपने चुनाव आयुक्तों के साथ मीटिंग की तो एक भी शब्द इस पे एसआईआर का डिस्क्लोज नहीं हुआ। 24 को यकायक ये उसका तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं कि एसआईआर होगा। और तो और देश को आपने इतने बड़े एक एसआईआर जैसी प्रक्रिया में गुजारा और इसका रिटेन नोटिंग सीट नहीं बना। व्हाट्सएप पे ज्ञानेश कुमार जी ने उसको अप्रूव किया, फिर कह रहा हूं व्हाट्सएप पे कोई रिटेन नहीं। अब सुन लीजिए, 2003 में जिस एसआईआर की बात हो रही है, कल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने हलफनामा देके कहा है कि हमारे पास उस आदेश की कॉपी नहीं है। अब एनआरसी हुआ था ये कई प्रदेश में 2019 में, जो आसाम में हुआ था, जिसमें 19 लाख घुसपैठी आइडेंटिफाई हुए, 7 लाख बांग्लादेशी, 9 लाख हिंदू, जिसमें रोहिंग्या और नेपाली हैं। उसको आपने निकाला नहीं और बाद में अभी जब एसआईआर करने का नोटिफिकेशन आपने जारी किया तो एसआईआर नहीं एसआर कर रहे हैं आप। मतलब आप ये जो इन्यूमरेशन फॉर्म पूरे देश में भर रहे हैं वो आप आसाम में नहीं भर रहे हैं, और आसाम में आपने समय दे दिया। जहां पे घुसपैठी आइडेंटिफाइड है वहां पे आप एसआर कर रहे हैं। ये भी कल पूछा है
चुनाव आयोग से कि आप बताएं कि आपने आसाम में एसआर क्यों कर रहे हैं और इतना समय आप क्यों दे रहे हैं और देश में इतनी अख्तलफी क्यों है। और भी पूछा कि बीएलओ की मौतों पे पूछा तो चुनाव आयोग कहा कि हमको इसकी जानकारी नहीं है। आप ये बताइए, इस स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो चुनाव अधिकारी होता है। जो भी लोग मर रहे हैं, हमारे यहाँ घर के बगल में मरा, वहाँ एसडीएम महोदय 6 घंटा बैठी रही, एडीएम महोदय थे, 5,000 रुपया उन्होंने दिया, सारे लेखपालों ने 7 लाख रुपया इकट्ठा करके दिया। तो क्या एक एडीएम और एसडीएम जहां बैठे रहे 7 घंटा, वो जानकारी डीएम के पास नहीं है? और अगर वो डीएम के पास जानकारी है तो चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं है? फिर हायरार्की क्या है वर्क करने की? और अगर जानकारी है तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हमको पता नहीं है? थाने में एफआईआर दर्ज होता है तो अगले दिन एसपी नहीं कहता कि मुझे पता नहीं, रात को बता दी जाती है। तो ये कहना कि नहीं है। अब बताइए, यूपी में जो मैपिंग हुआ है 73% आपकी मैपिंग में कहा जा रहा है 5 करोड़ लोग अभी उसमें छूट रहे हैं। और जो एबीसीडी आपने, यानी जिनको आपने कहा विस्थापित, जिनको आपने कहा मिले नहीं, जिनको आपने कहा डेड हो गए या 2 जगह है, वो आपकी 18.8% है। तो मेरा जो सबसे मौलिक प्रश्न ये है कि भाई आप एसआईआर कर रहे हैं, एनआरसी करने का अधिकार होम मिनिस्ट्री को है, स्टेट को नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस आर्टिकल में, संविधान में ये व्यवस्था ही नहीं दी गई है कोई स्टेट करे। आपने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। ये तो 22 तारीख से, यादव जी को 22 तारीख से बीच में नहीं बोला, आपके गठबंधन में है। बीच में नहीं बोला मैं, मेरा इसलिए एक समय सवाल मिलेगा है बोलिएगा, छोटा सा। तो बोलिएगा आप। तो जब आपको ये करने का अधिकार है, नोटिफिकेशन जारी करते हम भी जान लेते। आप उन 19 लाख लोगों को कौन से डिटेंशन सेंटर में रखे हैं आसाम में कि आप यहां पे कह रहे हैं और आप कहते हैं परिंदा पर नहीं मारेगा? अरे भाई, इतना सिक्योरिटी क्यों देंगे उनको? जैसे ट्रंप भेज रहा है, गाड़ी में ला दिया और ले चल के डिपोर्ट करिए, कौन आपको रोक रहा है? मेरा सिर्फ एसआईआर पे कहना है कि एसआईआर में करने का जो अधिकार है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराए और चुनाव आयोग प्रजातंत्र और संविधान के प्रति जो जवाबदेह है, सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो यहां की प्रजा के प्रति विश्वसनीयता चुनाव आयोग के ऊपर है कि वो अपनी विश्वसनीयता, अपनी पारदर्शिता को बनाए रखे। और जो आप इतनी जल्दबाजी में कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, जहां जवाब संसद में चल रहा है तो आप कहते हैं कि वहां जवाब नहीं देंगे। तो इन सब चीजों को आपको एक व्यवहारिक तरीके से जवाब देना चाहिए। एक भी अवैध मतदाता होना नहीं चाहिए और एक भी वैध मतदाता छूटना नहीं चाहिए। अब मेरा एक छोटा सा पॉइंट है प्लीज। मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल पढ़ा है, ये इसीलिए बनाया गया, ये इसीलिए उन्हीं कार्यों के संपादन के लिए संसद द्वारा बनाया गया कानून है। और सुन लीजिए, हमारी सरकार ने नहीं बनाया है। 1950 में हमारी सरकार नहीं थी और 1960 में भी हमारी सरकार नहीं थी। कांग्रेस की सरकारों ने ही बाई लॉ इंपावर्ड किया इलेक्शन कमीशन को कि आप एसआईआर कर सकते हैं। और दो चीजें होती हैं। मुझे दूसरे जगह से जल्दी बोलना चाहिए। मैं छोटा सा पॉइंट है। और दो चीजें, एक होता है इलेक्शन कमीशन जब एनुअल रिवीजन करता है, ठीक, और एक होता है जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन तब किया जाता है जब इलेक्शन कमीशन को लगता है कि कोई बड़ा चुनाव निकट है या कोई ऐसी मतदाता सूची में गड़बड़ियां हैं जिनको ठीक किया जाना है। और एक चीज और, कांग्रेस के साथी को यह भी बताना चाहिए था कि ये एसआईआर करवाए जाने की शुरुआत किए जाने की मांग इनके नेता ने की। एक छोटा सा पॉइंट है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी सी एलईडी टीवी पर वोटर लिस्ट को चिपका के कहा कि 1 से ज्यादा लोग वोटर हैं और बहुत सारी गड़बड़ियां हैं वोटर लिस्ट में। और जब उन्हीं को सही करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बिहार चुनाव के पहले एसआईआर किया और अभी जो चुनाव होने वाले उनको जब एसआईआर करना शुरू किया तो राहुल गांधी जी और उनके जो गठबंधन के साथी हैं अब्बा डब्बा जब्बा बब्बा बब्बा करने लगे। लेकिन आपके नेता को, आपको अपने नेता को डिफेंड करना है। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में कमियां बताई तब सही थे, या एसआईआर के द्वारा उन कमियों को सही किए जाने का विरोध कर रहे हैं तब सही? वैचारिक आतंकवाद मत फैलाइए। अरे हमने कौन सा वैचारिक अब्बा डब्बा जब्बा तभी से जपे जा रहे हैं। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप कुछ मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि भारत के आप राहुल गांधी जी को पहले सिद्ध करिए सही है कि नहीं है, तो आप इनसे बुलवाइए। जवाब देना चाहिए। अरे कांग्रेस वालों को वैसे भी जनता निकाल दे रही, भाग ही जाएंगे। आप इनसे जवाब लीजिए। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से, देखिए जिस प्रकार इनके प्रवक्ता भाग के गए हैं प्रिया जी, इसी प्रकार राहुल गांधी और क्या कहते हैं सोनिया गांधी भाग के जाएंगे। ठीक है विनय जी, जिस तरीके से लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति कहीं ना कहीं देखी जा रही है, लेकिन एक बड़ा सा सवाल यह भी उठ रहा है कि एसआईआर के माध्यम से जिस तरीके से अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं एनआरसी हो रहा है यहाँ पर, आपको नहीं लग रहा है कि लोगों में फिर भय पैदा किया जा रहा है? नहीं, देखिए ये कहीं ना कहीं जनता को गुमराह किया जा रहा है। एनआरसी
निर्वाचन आयोग करा ही नहीं सकता है, ना उसका नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, ना उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। ये तो गृह मंत्रालय का काम है। तो ये अब चूंकि नेता आजकल के क्या है कि बिना तथ्यों के साथ वो बोल देते हैं, उनको वो चाहे सदन में हो या चाहे भाषण कोई रैली में दे रहे हो, मंच पे हो, उनको हर जगह लगता है कि हमें बस भाषण ही देना है, तथ्य के साथ वो आते नहीं हैं। बेसिकली SIR है और सबसे बड़ी चीज एक यही है कि चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, मैं पक्ष की तो खैर बात ही नहीं कर रहा हूँ, विपक्ष की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं SIR होना चाहिए, मैं इसका स्वागत करता हूँ। फिर उसके बाद 2-3 राइडर लगा देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि घुसपैठियों को निकाल के बाहर रखना चाहिए, कर देना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूँ। फिर उसके बाद कुछ जो है वो राइडर लगा देते हैं। सबसे बड़ी चीज एक ये है कि NRC तो हो नहीं रही, लेकिन अगर NRC होगी भी तो NRC किसकी होगी? जो घुसपैठिए हैं उन्हीं को ना। देखिए, निर्वाचन आयोग का काम केवल इतना है, वो ना तो NRC कराएगा, ना किसी की नागरिकता को बनाएगा कि इनकी नागरिकता ले लेनी चाहिए या इनको दे देनी चाहिए। ये काम निर्वाचन आयोग का नहीं है। लेकिन निर्वाचन आयोग का ये काम है कि वोटर लिस्ट में उसी व्यक्ति का नाम होना चाहिए जो भारत का नागरिक है। अगर भारत का नागरिक वो नहीं है तो उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। निर्वाचन आयोग इसी चीज को कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता चले गए, उन्होंने बताया कि ये निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है कि वो 12-13 स्टेट में एक साथ कर सकते हैं SIR। छोटे छोटे मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वहाँ पे उसके गाइडेंस पे सब चीजें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट देख रहा, मॉनिटर कर रहा है। आप इस मैटर को वहाँ पे चैलेंज करिए कि उनके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं है, क्यों करा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट रोक देगा उसको। लेकिन अगर आप उसको एक सही जगह पे ना उठा के डिबेट में टीवी चैनल्स पे ये चीजें उठाएंगे तो इससे ना तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेगा और ना आपकी बातों को सही जगह पे पहुंचाया जा सकता है। जी ठीक है, मोहम्मद साजिद जी। देखिए, सबसे पहले जो जिस तरीके की भाषा का प्रयोग हो रहा था, ये अच्छी चीज नहीं है। पढ़े लिखों वाली भाषा होनी चाहिए। अरे भाई, मैंने कौन मर्यादा को नहीं सा लाना। अच्छा, आप मेरे शब्द बता दीजिए जो मैंने गलत बोले, या मैंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोले या अनएथिकल बोले। अब्बा डब्बा जब्बा कब से अनएथिकल शब्द हो गया भाई? ये जाहिलानापन की बातें। अरे जाहिल आप होंगे भाई, जाहिल शब्द अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जाहिल शब्द अनएथिकल है। प्लीज और मत कीजिए मोहम्मद साजिद जी, अपनी बात रखिए। आप भाषा का स्तर आप गिरा रहे हैं, आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं। बहुत समय ऐसे ही खराब हो चुका है कि गठबंधन की कि इंडिया गठबंधन है, तो इस पर मैं जवाब देना चाहता हूं कि 1940 में इन्हीं के दल ने जो है वो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। अरे भैया, हम 2025 में जी रहे हैं, 1940 ब्रिटिश शासन काल में जाके। अरे ना समाजवादी पार्टी के किसी नेता का जन्म हुआ था, ना समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ था। आप काउंटर कीजिएगा बाद में। सॉरी, बोलिए। SIR से पहले 2021 से देश में जनगणना होनी है, जो 2021 में होनी थी, लगातार 5 साल आगे बढ़ चुकी है। तो जनगणना भी होनी चाहिए। SIR करा रहे थे, उसकी तैयारी होनी चाहिए, पहले से बताना चाहिए। एक साथ थोपने की क्या जरूरत थी कि इतने प्रेशर में लोग मरे? क्या उसका 1 महीने पहले फॉर्म छपकर नहीं आने चाहिए थे? क्या उनको BLO को प्रशिक्षण नहीं देना चाहिए था? और अब क्यों आप डेट बढ़ा रहे हैं? आपने अधूरी तैयारियों के बीच एक साथ कौन सी जल्दबाजी थी? अब आपने 4 से 11 कर दिया, अब 11 से 25 कर रहे हैं। तो अब आपको ऐसी क्या उस समय जल्दबाजी थी? क्या जो लोग 9 मरे हैं और देश में तमाम लोग मरे हैं, बीमार हुए हैं, प्रेशर में, उनके परिवारों के लिए कौन खड़ा होगा? कौन उनके परिवारों को जवाब देगा? क्या इसकी जिम्मेदारी आयोग और सरकार की नहीं है? तो आप हर बार कभी नोटबंदी करके लाइनों में लगवा कर लोगों की जान ले लेते हैं, कभी गलत तरीके से GST लागू करते हैं, फिर संशोधन करते हैं, फिर ढोल बजवा के मालाएं पहनते हैं, लागू भी आप करते हैं गलत तरीके से, फिर उसमें संशोधन करते हैं। तो आप लगातार कभी नोटबंदी, कभी GST, तो कभी लॉकडाउन, कभी जो है वो लाशें नदियों के किनारे बहा रहे हैं। कोरोना में आपने अचानक लॉकडाउन लगा दिया, नदियों में बहाई जा रही हैं, तो कभी रेत में जो है वो आप डाल के आ रहे हैं, कुत्ते नोच रहे हैं। तो आप हिंदुस्तान के साथ कर क्या रहे हैं? अरे आपको SIR करा दी थी तो आप बाकायदा प्लानिंग करते, उनका प्रशिक्षण होता, उसके बाद उनको फॉर्म दिए जाते, शुरू कर देते। अब आप जो है वो
पहले की साथ 4 नवंबर से शुरू होगी। आपके पास फॉर्म थे नहीं, प्रशिक्षण दिया नहीं, उनको 14 नवंबर को फॉर्म मिले और उसके बाद क्रिएशन में नहीं साल हमें 4 दिसंबर तक पूरी करनी है। फिर आपने क्यों 11 बढ़ाए, फिर आप क्यों 11 दिसंबर तक आए और फिर क्यों आप 25 को आ रहे हैं। तो देखिए लगातार कहीं ना कहीं सरकार ऐसा प्रेशर, जो जरूरी मुद्दे हैं, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हम दुनिया में बेरोजगारी में 7वें नंबर पर हैं। बिल्डिंग स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट में साफ है कि हम कहाँ लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं ठीक दे है रहे हैं। मोहम्मद साजिद जी, ये जो आपके तमाम ऐसे सवाल है उसके जवाब मैं लूंगी रत्नेश जी से। ठीक है रत्नेश जी, 1 सेकंड का समय दीजिए मुझे जरा। लेकिन मोहम्मद साजिद जी, मेरा ये सवाल आपसे है कि क्या डिटेंशन सेंटर बनाने की बात जो योगी सरकार कर रही है, क्या ये सही है या फिर आपकी नजर में गलत है? डिटेंशन सेंटर बनाने चाहिए या फिर नहीं बनाने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो हम लगातार कर्जे में डूबते जा रहे हैं। जो हम पे कर्ज 2012-13 में 53 लाख करोड़ रुपए था, आज हम 200 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुके हैं। अगर आज हमारा सवाल क्या जरूरत पूछा है आपने, तो जवाब हमको क्या? बनाने चाहिए और हमारे यहाँ है कैसे घुसपैठी है। सर डिटेंशन सेंटर बनाने चाहिए या फिर नहीं बनाने चाहिए? देखिए, हम 11 साल से सरकार में है, हमें घुसपैठियों को तलाश करके लात मार के भगा देना चाहिए जो जिसे इसका है। और तो वही अब काम नहीं मोहम्मद साजिद जी, ये आपकी ना एक तरफ आप पहले समर्थन करते हैं, दूसरी लाइन में फिर वो अरे आप ट्रैक अलग चलाते कि समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं एक लाइन में जवाब आपसे पूछ रही हूँ, बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए? देखिए, अगर कोई घुसपैठिया था तो जो उसके लिए कार्रवाई थी वो पहले ही डिटेंशन था। तो आप तो 2014 में सरकार में आए, 15 से बनाना शुरू कर देगी। यानी कि तब बनाना चाहिए, बनाना था तो अब बनाने का क्या ही फायदा? क्या मतलब ये है? अरे अब बंगाल चुनाव से पहले आपने वहाँ पे जो है वो लिंक है, प्रिया जी, मैं जवाब दे दूं, वही चलेगा। जोड़ना शुरू कर दिया। अब FIR होगी, बंगाल चुनाव से पहले वंदे मातरम पर चर्चा होगी। तो आप क्या चुनाव के अलावा भी देश के बारे में सोचेंगे कि बस देश में आपको सत्ता चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप पाकिस्तान करते आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, बहुत पहुंच कम गए समय बचा है पाकिस्तान प्रिया में बिरयानी खाने, वहाँ ठीक पे है मोहम्मद पहुंच गए साजिद नवाज जी। शरीफ की बेटी की शादी में और संविधान की बात कर रहे थे। शायद इनको शायद जो है वो नहीं, एक सेकंड मोहम्मद साजिद जी, SIR का तो फिर समर्थन होना चाहिए। जब ये कहा जा रहा है कि भाई फर्जी वोटर आ रहे हैं, फर्जी वोटिंग हो रही है, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि SIR के माध्यम से ये सब बंद हो जाएगा, तब ये प्रॉब्लम क्या है? SIR से क्या प्रॉब्लम है? डिटेंशन सेंटर बनाने से क्या दिक्कत है अगर अवैध घुसपैठियों पर हंटर चल रहा है सरकार का? देखिए, SIR से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। SIR की ये बात हो रही है कि इसको तरीके से इन लोगों को शुरू कराना चाहिए था और पहले करानी चाहिए। जो 2021 से पेंडिंग पड़ी हुई है, जनगणना होनी चाहिए देश में और उसके बाद SIR के लिए बाकायदा प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं थी कि आप केवल एक बंगाल चुनाव के चक्कर में आपने और राज्यों में भी उस पर जल्दबाजी में लोगों को मरवाने के लिए छोड़ दिया। आप प्रेशर अब आप क्यों बढ़ा रहे हैं? जब आप ठीक है मोहम्मद साजिद जी, यानी कि था तो आप दिक्कत ये नहीं है कि SIR हो रहा है, दिक्कत ये नहीं है कि अवैध घुसपैठिए भगाए जा रहे हैं, दिक्कत ये नहीं कि डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, दिक्कत ये है कि ये सब पहले हो जाना चाहिए था, अब आखिर क्यों हो रहा है? अब मैं जवाब दे दूं प्रिया जी? ठीक है, बोलिए रत्नेश। प्रिया जी, देखिए मोहम्मद साजिद साहब ने एक बात कई बार बोली कि प्रशिक्षण नहीं दिया गया। कौन कह रहा है कि प्रशिक्षण नहीं दिया गया? आप BLOs को बुलाइए और उनको पूछिए कि उनको शिविर लगाकर ट्रेनिंग दी गई थी कि नहीं दी गई थी SIR करने की। ये बहुत बड़ा झूठ फैला रहे हैं लोग। कोई इलेक्शन का मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज 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 ठीक है, बोलिए रत्नेश जी आप। अब आप जाहिलपन आप ना दिखाएं। इन्होंने जो प्लीज भाई साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। यहां भी और चोरी होती है जब जनता देखती है कि सामने वाला बैठ के आपको आराम से सुन रहा है, आप उसके बीच में कूद रहे हैं, तो 2-4 वोट हम यहां भी चोरी कर लेते हैं। तो शांति से सुनकर अपनी पार्टी का भी 1-2 वोट बचाया करिए। अब एक चीज और, इन्होंने कहा कि प्रशिक्षण नहीं दिया गया। कोई एक VLO आकर ये कह दे कि उसको प्रशिक्षित नहीं किया गया, कोई एक VLO आकर ये कह दे कि हमको प्रशिक्षण नहीं दिया गया। भाई शिविर लगा के प्रशिक्षण दिया गया 5-5 दिन का, उसके बाद काम में लगाया गया है। और ये जो कह रहे हैं प्रेशर की, प्रिया जी आपके यहां जो टेक्निकल टीम काम कर रहे हैं ना, तो PCR रन करा रही है। BLO से ज्यादा प्रेशर उसके पास सुबह से लेकर शाम तक होता है। आपके पास अपनी बुलेटिन को हिट कराने का BLO से ज्यादा प्रेशर होता है। तो क्या आप सुसाइड कर लेंगी? नहीं, क्या आप नौकरी छोड़ भाग जाएंगी? क्या आप क्या कहते हैं, कह देंगे कि क्या कहते हैं मैनेजमेंट बहुत प्रेशर दे रहा है? मैनेजमेंट आपको पेमेंट कर रहा है तो उससे आपको काम लेगा ही लेगा। और तीसरी हमारे भाई ने कही कि
भाई यहाँ पर एसआईआर पे बात नहीं होनी चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य पे। छोटा सा मौत का मजाक मत बनाइए। छोटा सा पॉइंट नहीं रत्नेश जी, नहीं, मैंने किसी का मजाक नहीं बनाया है। तो ये क्या कर रहे हैं? नहीं, वो उतना प्रेशर लोगों को एक तो आप साइड नोट, ये नहीं, जो बिल्कुल था, वो बिल्कुल जो बिल्कुल वीडियो बिल्कुल क्लिप्स आई हैं, वो नहीं, क्या फिर वो मैं आपको झूठी चीज हैं? बता दूं, अगर कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों और दायित्वों से भागता है जो उसको सौंपे गए हैं, ठीक है, तो मैं उसको कायरता मानता हूं। अगर मुझे कहा गया कि मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखूंगा, तो मैं कितना भी प्रेशर मेरे ऊपर क्यों ना हो, मैं अपने पार्टी के हित के लिए लड़ूंगा और अपनी पार्टी का पक्ष रखूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे ऊपर प्रेशर इसलिए मैं पार्टी का पक्ष नहीं रखूंगा। मोहम्मद साजिद जी ये कह दें कि मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष नहीं रखूंगा। ये तिवारी जी कह दें कि मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं अपने स्वतंत्र विचार नहीं रखूंगा। ये कौन सी बात हो गई? आपका जो दायित्व है, आपके जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन करना आपका, आप अगर अधिकार करते हैं तो आप कर्तव्यों का भी निर्वहन करिए, भागिए मत उससे। और जो इन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए, भाई एसआईआर पे कौन बात कर रहा है? एसआईआर पे अखिलेश यादव बोले ना, हमारे तो किसी नेता ने बोला नहीं। ठीक, वंदे मातरम पर चर्चा कराई जाए, ये विपक्ष चिल्लाता रहा, भाजपा ने तो उस पर कहा नहीं। डिटेंशन सेंटर क्यों बनाया जा रहा है, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, ये विपक्ष कह रहा है, हमने तो कहा नहीं। सारे मुद्दे तो आप उठा रहे हो और फिर कह रहे हो कि उस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। अरे आपने महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य पे एक बयान दिखाई अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव कह दे कि हमको एसआईआर से मतलब नहीं है, हम स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करेंगे। अखिलेश यादव कहते हैं हमको एसआईआर से मतलब नहीं, हमको एनआरसी से मतलब नहीं है, हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी और महंगाई पर बात करेंगे। आइए तो मंच पे, तब पता चलेगा ना कि स्थिति क्या है। आप खुद ही बवाला करते हैं, फिर कहते सरकार ये नहीं करती है। घुसपैठियों की याद नहीं आई आपको? हमको बिल्कुल। अरे हम भाई, अरे देर आए दुरुस्त आए प्रिया जी, हमने मान लिया कि हमसे देरी हो गई। मुद्दा क्या कोई छोटा मुद्दा था? हमने मान लिया कि हमसे देरी हो गई, लेकिन अब हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। हमने मान लिया हमसे देरी हो गई, शुभ काम में हमने देरी कर दी, लेकिन अब इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि एक तो घुसपैठिया नहीं बचेगा। कांग्रेस पार्टी उनको पनाह दे रही थी घुसपैठियों को, ये भी कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन देखिए 2005 से 2013 का जो रिकॉर्ड निकालेंगे, 88,792 पर एक्शन लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए की सरकार की अगर बात करें 2014 से लेकर 19 तक, वहां पर 5,000 को भी नहीं क्रॉस किया गया। 2,223 पर जो एक्शन है वो लिया गया। इस पर क्या कुछ जवाब देंगे? एक चीज और कांग्रेस के साथी उठ के चले गए, पता नहीं कांग्रेस के युवराज और राजमाता पता नहीं कब भारत से जाएंगे, उन लोग के भी जाने का टाइम आ चुका है। खैर प्रवक्ता जाने लगे तो वो भी चले ही जाएंगे। एक चीज मैं और कह दूं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हिंदुओं को नहीं निकाला गया। आप मुझे एक चीज बताइए, आज अगर मुस्लिम माइनॉरिटी भारत में आती है तो उनके पास रहने के लिए तमाम सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन सिख, जैन, बौद्ध और हिंदू, जिन धर्मों का उद्गम स्थल भारत है, जिन धर्मों का जन्म भारत में हुआ, अरे हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि हमारे अगर किसी हिंदू भाई के साथ पूरे संसार में, किसी बौद्ध, सिख और जैन भाई के साथ पूरे संसार में अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो हमें उसकी बात करनी चाहिए। प्रिया जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं यहाँ लखनऊ में बैठा, सुनिए, मैं अगर लखनऊ में बैठा हूँ और मेरे साथ यहाँ कोई गलती होती है तो मैं गोंडा जाऊंगा तो कहूंगा गोंडा मेरा जन्मस्थल है, मुझे यहाँ तो शरण मिलेगी। तो हिंदू, सिख और जैन और बौद्ध को हम शरण देंगे, डंके की चोट पे देंगे। और महात्मा गांधी ने 1948 में कहा था, अगर सिख, हिंदू, बौद्ध और जैन माइग्रेट करके आते हैं तो भारत सरकार उनको रहने की व्यवस्था करे। ये लोग खुद गांधी को नहीं मानते हैं और गांधी सरनेम लगाए घूमते हैं। पढ़ लिख लिया करें राहुल गांधी और अखिलेश यादव, नहीं तो ये परिवारवादी राजनीति नहीं चलने वाली। इसी पर विनय जी क्या कुछ कहेंगे इस पर, जो लगातार ये मुद्दा उठ रहा है? बोलिए। देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा है, उसको राजनीति की तरह जो है पेश कर रहे हैं। खासकर 2 ही स्टेट से खबरें आ रही हैं, थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल से, क्योंकि वहाँ पे चुनाव है। और महागठबंधन की एक दूसरी बड़ी जो पार्टी है वो समाजवादी, और उसके बाद कहीं ना कहीं 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। अखिलेश यादव का बिहार का रिजल्ट आने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो विचलित हैं, हताशा उनके चेहरे पे दिख रही है कि जिस तरीके से बिहार में एनडीए ने लोकसभा चुनाव के बाद प्रचंड जनादेश एक पर एक स्टेट जीतती जा रही है, और बिहार जैसे प्रदेश में भी जहाँ पे महागठबंधन का जो आपसी जो तालमेल था, बहुत सारी पार्टियां एक साथ जो है मिलकर चुनाव लड़ रही थी, और वहाँ पे जातिवाद भी उत्तर प्रदेश की तरह जो है वहाँ पे हावी रहता है। वहाँ पे जब एनडीए के रथ को रोक नहीं पाए हैं, वो हताशा अखिलेश यादव के ऊपर कहीं ना कहीं गाहे बगाहे उनके बयानों में नजर आती है। वो राजनीतिक बयान है,
मुद्दों से भटक के वो कहीं ना कहीं वोटर को भटकाना। ठीक है विनय जी, ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रत्नेश मिश्रा जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी से रवि प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी से मोहम्मद साजिद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ विनय तिवारी जी जुड़े हुए थे। तो लगातार देखा जा रहा है कि एसआईआर को लेकर किस तरीके से बहस छिड़ी हुई है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, अखिलेश यादव का साफ तौर पर यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में सरकार एसआईआर के नाम पर एनआरसी करवा रही है। उनका इशारा कहीं ना कहीं प्रदेश में विदेशी नागरिकों के लिए जिस तरीके से डिटेंशन सेंटर खोले जा रहे हैं उस ओर था। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।